दोस्तों, ब्लैक होल स्पेस में उस रहस्यमय जगह को कहते हैं जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि सबसे तेज गति से चलने वाली लाइट भी अगर इसकी पकड़ में आ जाए तो वो इससे बच नहीं सकती। ब्लैक होल का पता तारों के किसी समूह की गति से लगाया जाता है जो अंतरिक्ष के खाली दिखाई देने वाले एक हिस्से की परिक्रमा कर रहे होते हैं। ब्लैक होल तीन प्रकार के होते हैं: स्टेलर, सुपरमैसिव और इंटरमीडिएट। स्टेलर ब्लैक होल्स का मास सूरज के मास से 20 गुना तक भी हो सकता है। अर्थ की गैलेक्सी मिल्की वे में 100 मिलियन स्टेलर ब्लैक होल हो सकते हैं। स्टेलर ब्लैक होल अपने आसपास के प्लैनेट्स, स्टार, डस्ट और धूल को लगातार अपने में समाते रहते हैं और अपने साइज को बढ़ाते रहते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल सबसे बड़े ब्लैक होल्स होते हैं। इनका मास 10 लाख से ज्यादा सूरज के मास के बराबर होता है। साइंटिस्ट को इस बात का प्रूफ मिला है कि हर एक गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है। मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है उसे सैजिटेरियस ए का नाम दिया गया है। इसका मास 40 लाख सूरज के मास के बराबर है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स उन ब्लैक होल्स को कहते हैं जिनका मास स्टेलर ब्लैक होल से ज्यादा और सुपरमैसिव ब्लैक होल से कम होता है। किसी भी तारे का गुरुत्व आकर्षण उसमें चल रहे न्यूक्लियर फ्यूजन से निकल रही भयंकर ऊष्मा के कारण ही संतुलन में रहता है, लेकिन लगातार ईंधन के रूप में जल रही हाइड्रोजन जब खत्म हो जाती है तो वो तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। जिन तारों का मास सूरज के मास से कई गुना होता है तो ये खुद के गुरुत्व आकर्षण को संभाल नहीं पाते और इनका केंद्र अनियंत्रित हो जाता है। तारे का सारा मैटर इनके सेंटर में ढह जाता है और एक एक्सप्लोजन के कारण बाहर के हिस्से के टुकड़े हो जाते हैं और वो स्पेस में बिखर जाते हैं। इस घटना को हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा के बाद भी अगर कुछ मास बचता है तो जन्म होता है एक अत्यंत घनत्व वाले न्यूट्रॉन तारे का। उस समय तारे के केंद्र पे इतना दबाव उत्पन्न हो जाता है कि सारा मैटर एक जीरो वॉल्यूम पे कंप्रेस होके एक बिंदु पे इनफाइनाइटली डेंस हो जाता है। इस संकुचन या फिर कंप्रेशन के कारण इसकी ग्रेविटी अकल्पनीय हो जाती है और इसका स्पेस और टाइम दोनों विकृत या फिर डिफॉर्म हो जाते हैं। खुद में ही स्पेस और टाइम का अस्तित्व मिट जाने के कारण ये अदृश्य हो जाते हैं और इन्हीं अदृश्य पिंडों को हम ब्लैक होल्स कहते हैं। तारे में सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जिस बिंदु पे तारे का बचा हुआ मैटर इनफाइनाइटली डेंस हो जाता है उसे हम सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं। सिंगुलैरिटी पॉइंट की बाउंड्री को ब्लैक होराइजन या फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। जितना बड़ा ब्लैक होल होता है उतना ही बड़ा उसका पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जोन होता है। अगर एक बार किसी तारे या फिर प्लैनेट ने ब्लैक होल की पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जोन की बाउंड्री को क्रॉस कर दिया तो ब्लैक होल की सिंगुलरिटी में समा जाता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि इस इनफाइनाइटली स्मॉल और छोटे पॉइंट में स्पेस, टाइम और फिजिक्स का कोई भी लॉ काम नहीं करता। एक बार प्रकाश या फिर किसी भी वस्तु ने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बाउंड्री को क्रॉस कर दिया तो फिर उसका ब्लैक होल से बाहर निकलना नामुमकिन है। फिर वह वस्तु हमेशा हमेशा के लिए ब्लैक होल में ही विलुप्त हो जाती है। जबरदस्त ग्रेविटी होने के कारण ब्लैक होल अपने आसपास के स्टार्स को धीरे धीरे अपनी ग्रेविटी से निगलना शुरू कर देता है और लगातार बड़ा होता चला जाता है। अंतरिक्ष के इस दैत्य के सामने ब्रह्मांड की किसी वस्तु का कोई वजूद नहीं है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ब्लैक होल्स अदृश्य क्यों होते हैं। अगर ब्लैक होल्स ने एक बार लाइट को भी अपनी ओर खींच लिया तो वो ब्लैक होल से वापस बच के नहीं निकल सकती। यही कारण है कि ब्लैक होल्स को हम नहीं देख सकते, वो अदृश्य होते हैं। साइंटिस्ट ब्लैक होल को टेलीस्कोप में स्पेशल टूल लगा के देखते हैं। वो ब्लैक होल का पता लगाने के लिए स्पेस के उस हिस्से को ऑब्जर्व करते हैं जिस जगह स्टार्स और मैटर बाकी स्टार से कुछ अलग बिहेव कर रहे होते हैं। ब्लैक होल्स अदृश्य होने के बावजूद अपने आसपास के आकाशीय पिंडों को प्रभावित करते रहते हैं। उस परिस्थिति में सेंटर में अंधेरा होता है लेकिन उसके आसपास की चीजें उसकी तरफ लगातार खिंच रही होती हैं। इससे साइंटिस्ट ब्लैक होल की उपस्थिति का पता लगा लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी पाया जाता है कि दो तारे या फिर दो ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा करते नजर आते हैं और उनके बीच में बहुत बड़ा काला धब्बा दिखाई देता है। इस परिस्थिति में भी साइंटिस्ट ब्लैक होल की उपस्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं। कभी कभी साइंटिस्ट को ऐसा नजारा भी देखने को मिलता है जब ब्रह्मांड में एक ब्लैक जगह अपने आसपास की हर चीज जैसे कि प्लैनेट्स, स्टार्स को अपनी तरफ खींच रही होती है और निगल रही होती है। इससे भी साइंटिस्ट को स्पष्ट हो जाता है कि इस जगह पे ब्लैक होल मौजूद है। आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर हम मान ले कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से कुछ दूरी पे एक इंसान खड़ा है तो उसकी घड़ी का टाइम स्लो हो जाएगा और वहाँ का टाइम बिल्कुल स्लो गति से चलेगा क्योंकि ग्रेविटी स्पेस टाइम को बेंड कर देती है। जितना वो ब्लैक होल के नजदीक जाएगा उतना ही टाइम उसके लिए स्लो होता चला जाएगा। और अगर हम ये मान ले कि इंसान ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो उसके लिए समय का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा क्योंकि ब्लैक होल के अंदर समय का कोई भी अस्तित्व मौजूद नहीं है। अब क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है कि समय निरपेक्ष है तो समय का बहाव ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग होगा। धरती पे चल रहे टाइम की अपेक्षा ब्रह्मांड के दूसरी जगहों पे समय धीमा या तेज चल रहा होगा।
इस प्रिंसिपल को हम टाइम डिल्यूजन भी कहते हैं। आइंस्टाइन बता चुके हैं कि किसी भी चीज का गुरुत्व आकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कवर किए जाने वाले ब्लैक होल का नाम है सिग्नस X1, जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में स्वान नाम के तारे के समूह में स्थित है। सिग्नस का मास सूरज के मास से 15 गुना है। साइंटिस्ट को इस ब्लैक होल का सबसे पहले सुराग 1964 में मिला था, जब सिग्नस अपने चारों तरफ ऑर्बिट कर रहे नीले दैत्याकार HD 226868 तारे को, जो कि सूरज से भी 20 गुना बड़ा है, को निगल रहा था। इस स्टार का सारा मटेरियल ब्लैक होल में समाता जा रहा था। इस घटना के कारण निकल रही गैस पर साइंटिस्ट की नजर पड़ी, जिसने ब्लैक होल के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया था। इससे निकल रही गर्मी के कारण बहुत बड़ी मात्रा में हाई एनर्जी एक्सरेज और गामा रेज निकली, जिन्हें सैटेलाइट द्वारा डिटेक्ट कर लिया गया था। सिग्नस X1 एक स्टेलर श्रेणी का ब्लैक होल है। ये अर्थ से करीब 7200 लाइट ईयर दूरी पर स्थित है। साइंटिस्ट ने सिग्नस X1 की खोज VLBA यानी वेरी लॉन्ग बेसलाइन एरे से की थी, जो कि अमेरिका के हवाई से वर्जिन आइलैंड तक फैले 10 रेडियो डिशेस का एक नेटवर्क है। ब्लैक होल से निकलने वाली हॉकिंग्स रेडिएशन के कारण एक ब्लैक होल की लाइफ फाइनाइट होती है, लेकिन आज या कल हर चीज का अंत जरूर होता है। ब्लैक होल का अंत होता है उसमें हो रहे वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन से। सभी गर्म वस्तुएं रेडिएशन छोड़ती हैं। ठीक इसी तरह पूरा ब्लैक होल धीरे धीरे रेडिएशन की फॉर्म में ही वाष्पीकृत या इवेपोरेट हो जाता है। जैसे जैसे ब्लैक होल का मास कम होता चला जाता है, तापमान बढ़ता चला जाता है और रेडिएशंस भी, और अंत में इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है। साइंटिस्ट द्वारा की गई रिसर्च के हिसाब से ब्लैक होल की एज हमारी यूनिवर्स से भी ज्यादा है। एक ब्लैक होल की लाइफ पूरी तरह से खत्म होने में 2 × 10⁻67 ईयर्स लगते हैं, जबकि हमारी यूनिवर्स की एज है 13.8 × 10⁻9 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक ब्लैक होल का अंत होने में यूनिवर्स की एज से भी 10⁻57 गुना ईयर्स ज्यादा समय लगेगा। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।